गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज अर्थशास्त्र की वीडियो के अंदर हम अर्थशास्त्र कक्षा 12 लेसन नंबर 3 उत्पादन तथा लागत के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पादन क्या होता है और किसी वस्तु की लागत क्या होती है। मेन पॉइंट इस चैप्टर के जो हैं उनमें एक उत्पादक अथवा फर्म विभिन्न जो आगम होती हैं उनमें श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है और इन आगतों के मेल से निर्गत किसी वस्तु का उत्पादन करता है। यह उत्पादन कहलाता है। एक उत्पादक अथवा फर्म विभिन्न आगम से श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है और इन आगतों के मेल से वह निर्गत का उत्पादन करता है। यह उत्पादन कहलाता है। वह निर्गत का उत्पादन करता है, यह उत्पादन कहलाता है। आगतों को प्राप्त करने के लिए उसे भुगतान करना पड़ता है, इसे उत्पादन की लागत कहते हैं। और जब वह निर्गत को बाजार में बेचता है तो उसे जो धन प्राप्त होता है वह संप्राप्ति कहलाता है। संप्राप्ति में से लागत घटाकर जो बचता है वह लाभ कहलाता है। यानी संप्राप्ति में से हम लागत को जब घटा देते हैं तो वह लाभ कहलाएगा। समझ में आई बात यहाँ तक? आगे है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या होता है? एक फर्म को उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्मों द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध होता है। उनके मध्य जो संबंध होता है उसे कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उपयोग में लाए गए आगतों की विभिन्न मात्राओं के लिए यह निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान करता है जिसका उत्पादन किया जा सकता है। सूत्र के रूप में देखें तो उत्पादन बराबर होता है फलन F L, Li, K, E, जहाँ L भूमि, L1 श्रम, K पूंजी, E उद्यम है। उत्पादन फलन दी हुई तकनीक के अंतर्गत आगतों और निर्गतों के बीच भौतिक संबंध को प्रकट करता है। अब आता है उत्पादन फलन को तकनीकी संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आगतों के विभिन्न संयोजनों उत्पादन की अधिकतम संभव मात्राओं को दर्शाता है। जब अल्पकाल में अन्य साधन स्थिर रखते हुए एक परिवर्तित साधन जैसे कच्चा माल, श्रम, बिजली की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया जाता है तो उसे उत्पादन फलन को कहते हैं। उत्पादन फलन के प्रकार पहला आता है अल्पकालीन उत्पादन फलन, जिसमें उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है और अन्य साधन स्थिर होते हैं। इसमें एक साधन के प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसमें उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाकर ही बढ़ाया जा सकता है। यानी अल्पकालीन फलन में उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है और अन्य साधन स्थिर होते हैं। सेकंड है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसमें हम उत्पादन के सभी साधनों जो परिवर्तनशील होते हैं, इसमें पैमाने के प्रकार का नियम भी लागू होता है या प्रभाव का नियम भी लागू होता है। इसमें उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाया जाता है। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्शन एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के साधनों की किसी विशेष मात्रा से फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की कुल मात्रा को उत्पाद कहते हैं। इसे कुल भौतिक उत्पाद भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि 10 श्रमिक मिलकर 100 कुर्सियां बनाते हैं तो कुल उत्पादन 1000 रुपये होगा। यानी 10 श्रमिकों ने 100 होगा, टोटल उत्पाद, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 3D APPQ, औसत उत्पाद परिवर्ती साधन की इकाइयाँ।
अथवा टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू EMPP यानी सीमांत उत्पादकता जोड़, और औसत उत्पाद AP ये होता है यहाँ पर हमारे यहाँ पे, यह प्रति इकाई परिवर्तित साधन का कुल उत्पादन है। कुल भौतिक उत्पाद को परिवर्तित साधन की इकाइयों से भाग देकर इसे ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि 10 श्रमिक 100 मेज बनाते हैं तो औसत उत्पाद 10/100 बराबर 10 के बराबर होगा, यानी एवरेज प्रोडक्शन 10 होगा। AP इज इक्वल टू TPP कुल उत्पाद बटे Q परिवर्ती साधन की इकाइयाँ। ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद आगे आता है हमारा सीमांत उत्पादन यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन। परिवर्ती साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पाद में होने वाली संख्या को सीमांत उत्पाद कहते हैं। अन्य शब्दों में सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद में वह बढ़ोतरी है जो परिवर्तित साधन की एक इकाई बढ़ाने के फलस्वरूप होती है। मान लो 10 श्रमिक मिलकर 100 कुर्सियां बनाते हैं और 11 श्रमिक 108 कुर्सियां बनाते हैं, तो सीमांत उत्पाद 8 होगा, यानी 108 में से 100 घटा देंगे। MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1, N इकाइयों पर कुल उत्पाद माइनस N माइनस 1 इकाइयों पर कुल उत्पाद। ये हमारा सीमांत उत्पाद होता है, यानी एक अंतिम इकाई जो बढ़ाने से जो वृद्धि होती है। कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के संबंध में बताते हैं। जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है। जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी घटता है, परंतु धनात्मक रहता है। जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य होता है। जब कुल उत्पाद घटने लगता है तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है। अर्थात जब उत्पाद सीमांत उपयोगिता या उत्पाद कह सकते हैं, जैसे सीमांत उपयोगिता में था, वो बढ़ती है, कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ऐसे यहाँ आता है कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में संबंध। जब सीमांत उत्पाद ग्रेटर देन होता है यानी बड़ा होता है औसत उत्पाद से, तो उत्पाद बढ़ता है। सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद को उसके अधिकतम पर काटता है, यानी जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद माइनस औसत उत्पाद। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद तो औसत उत्पाद घटता है। दोनों चक्र उल्टे यू आकार की होते हैं। एक साधन के प्रतिफल से तात्पर्य स्थिर साधनों के साथ परिवर्तित साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल भौतिक उत्पाद में परिवर्तन से है, यानी स्थिर साधनों के परिवर्तन होने के साथ एक अतिरिक्त इकाई लगाने से जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रखते हुए किसी परिवर्तनशील साधन की इकाई बढ़ाई जाए तो कुल भौतिक उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्शन पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, पहले MPP बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है, यानी MPP घटता है तथा अंत में टोटल डेवलपमेंट प्रोडक्शन गिरने लगता है या MPP ऋणात्मक हो जाता है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहलाता है कि अल्पकाल में स्थिर साधनों की दी हुई मात्रा के साथ परिवर्तित कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को कारक के प्रतिफल का नियम कहा जाता है। तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा यह प्रस्तुतिकरण, हम इसको तालिका और रेखाचित्र के द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें अल्पकाल में स्थिर साधनों को दी हुई मात्रा के साथ परिवर्तित कारकों के साथ बताया जाता है। तालिका और रेखाचित्र में है पूंजी इकाइयाँ, श्रम की इकाइयाँ, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद। पूंजी इकाइयाँ सब में सेम रहती है। श्रम की इकाइयाँ 1 से लेकर हम 10 तक बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल उत्पाद 10 22 37 इसको बढ़ाते जाते हैं तो सीमांत उत्पाद पहले बढ़ता जाता है, फिर एक निश्चित अवस्था के बाद वो शून्य हो जाएगा। जैसे 5 पूंजी इकाई पर 84 पर ये शून्य है, फिर उसके बाद घटता जाता है -5 और -10, ये अवस्था में हो जाता है। इसी प्रकार टोटल फिजिकल प्रोडक्शन में एक स्थान पे बढ़ता है
और जहाँ से ये शून्य हो जाता है, घटता जाता है, लास्ट में टोटल फिजिकल प्रोडक्शन हो जाता है। ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। इसे कहते हैं परिवर्तित साधन की इकाइयों में अंतर। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक। ऐसी दूसरा ग्राफ यदि हम देखते हैं तो MPP OY अक्ष है एक, दूसरा OX अक्ष है। इसमें मैक्सिमम फिजिकल प्रोडक्शन जो हम देते हैं तो ये तीन चीज़ों से 1 सेकेंड और थर्ड। सेकेंड वाले पे ये मैक्सिमम होता है और फिर बढ़ता रहता है। इसी को हम इस चित्र में यहाँ दिखाते हैं। अब परिवर्तित साधन की इकाइयाँ, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन पहली अवस्था में TPP बढ़ती दर से बढ़ रहा है तथा MPP बढ़ रहा है। दूसरी अवस्था में TPP घटती दर से बढ़ रहा है तथा MPP भी घट रहा है परंतु धनात्मक है। तीसरी अवस्था में TPP घट रहा है तथा MPP ऋणात्मक है। आप ग्राफ में इसको देख सकते हो। ठीक है, तीसरी अवस्था में TPP भी घट रहा है और MPP ऋणात्मक हो रहा है। अब आता है यहाँ पे आगे लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा क्या कहलाती है? निर्गत का उत्पादन करने के लिए फर्म को प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। आगतों को किए गए भुगतान का योग लागत कहलाता है। लागत का अर्थ एक अर्थशास्त्री तथा एक लेखाकार के लिए भिन्न भिन्न होता है। लेखाकार के लिए लागत केवल स्पष्ट लागत होती है, जबकि अर्थ उत्पादन लागत में स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों प्रकार की लागतों को शामिल करता है। ये लागू नहीं, लागत है। स्पष्ट तथा अस्पष्ट लागतें ये क्या कहलाती हैं? स्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं जिनकी अदायगी कर्म मुद्रा के रूप में होती है। कर्म मुद्रा यानी जिनका वास्तविक यानी क्रियाशील एक तरीके से होती है, तथा जिन्हें लेखाकार अपनी पुस्तकों में खर्चों की सूची में शामिल करते हैं, यानी जो अकाउंट की बुकों में लिखे जाते हैं, जिनको खाते के रूप में लिखा जाता है, वो स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। ठीक है, इनको हम लेखाकार अपनी पुस्तकों में खर्चों की सूची में शामिल करते हैं। ये कहलाती हैं हमारी स्पष्ट लागतें। दूसरी है अस्पष्ट लागतें। वे लागतें हैं जिनकी अदायगी फर्म मुद्रा के रूप में नहीं करती, बल्कि यह उत्पादक द्वारा उनके द्वारा कराए गए अपने साधनों की अवसर लागत। उदाहरण के लिए उत्पादक यदि अपनी भूमि पर फैक्ट्री शुरू करता है तथा उसमें अपने धन से मशीनें आदि खरीदता है, तो उसे उस भूमि का किराया, उस धन पर ब्याज तथा अपना वेतन अवसर लागत के आधार पर अवश्य मिलना चाहिए। यह अस्पष्ट लागतें हैं, यानी यह अपनी भूमि पर जब करता है तो उसे किराया और ब्याज तथा वेतन मिलना चाहिए। अल्पकालीन लागत। अल्पकाल में उत्पादन के कुल कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, अतः वे स्थिर लागतें कहलाती हैं। वे स्थिर होती हैं। स्थिर कारकों की कुल लागत को कुल स्थिर लागतें कहते हैं, यानी ऊपर की स्थिर लागतें हैं, लेकिन स्थिर कारकों की जो कुल लागत होती है उनको हम कुल स्थिर लागतें भी कहते हैं। ये हमारी अल्पकालीन लागत होती है। ठीक है, इसमें कुल लागतों में परिवर्तन नहीं होता है। आगे आता है हमारे पास अल्पकाल में फर्म कुछ आगतों को ही समायोजित करने में सक्षम होती हैं, यानी अल्पकाल में जो फर्म होती हैं वो कुछ आगतों को ही समायोजित कर सकती हैं। इसके अनुसार ये कारण जो होती हैं वो आगतें कहलाती है, यानी अल्पकालीन आगतें कहलाती है। परिवर्तित कारकों की कुल लागत को कुल परिवर्तित लागत भी कहा जाता है। परिवर्तित लागतों की कुल लागत को परिवर्तित लागत भी कहा जाता है। कुल लागत कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तित लागत का योग होती है, यानी कुल लागत जो होती है वो स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत का योग कहलाती है। यानी लागत TC इजिकल टू कुल स्थिर लागत TFC प्लस कुल परिवर्तित लागत। औसत कुल लागत माइनस निर्गत की प्रति इकाई मूल्य की कुल लागत है। यह कुल लागत में उत्पादित की गई मात्रा के कुल से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। समझ में आई यहाँ तक बात? अब आगे चलते हैं हम। कुल लागत कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तित लागत का योग होती है, यानी कुल लागत कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत का योग होती है। अभी बताया था मैंने। अब इसमें आता है कुल लागत टोटल
कॉस्ट इज इक्वल टू कुल स्थिर लागत माइनस कुल परिवर्तित लागत प्लस कुल परिवर्तित लागत यानी TVS। औसत कुल लागत माइनस निर्गत की प्रति इकाई मूल्य की कुल लागत है। यह कुल लागत में उत्पादित की गई मात्रा के कुल से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। और औसत कुल लागत ATC माइनस ATC बराबर होती है, ये माइनस नहीं बराबर है, कुल लागत TC बटे मात्रा यानी क्वांटिटी, या औसत कुल परिवर्तित लागत ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट माइनस निर्गत की प्रति इकाई मूल्य की कुल परिवर्तित लागत है। यह कुल परिवर्तित लागत को उत्पादित की गई मात्रा के कुल से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। औसत कुल परिवर्तित लागत यानी एवरेज वैल्यूएबल कॉस्ट बराबर होती है कुल परिवर्तित लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन मात्रा, जिसे हम क्वांटिटी भी कहते हैं। ये आपके फॉर्मूले हैं, 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इनको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आसानी से कर लोगे आप लोग। अब आता है इसमें औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट माइनस निर्गत की प्रति इकाई मूल्य की कुल स्थिर लागत है। यह कुल परिवर्तित लागत को उत्पादित की गई मात्रा के कुल से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कुल स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन मात्रा, जिसे हम क्वांटिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला आता है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें सीमांत लागत को कुल लागत में परिवर्तन तथा प्रति इकाई के निर्गत के परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी सीमांत लागत को कुल लागत में परिवर्तन करके भी परिभाषित किया जाता है। सीमांत लागत यानी मैक्सिमम कॉस्ट इज इक्वल टू कुल लागत में परिवर्तन बटे निर्गत में परिवर्तन। इसे हम डेल्टा कुल लागत टोटल कॉस्ट अपॉन डेल्टा मात्रा टोटल क्वांटिटी भी कहते हैं, अथवा सीमांत लागत बराबर कुल परिवर्तित लागत में परिवर्तन टोटल TUC बटे निर्गत में परिवर्तन यानी डेल्टा Q। इसको इस टेबल से भी समझ सकते हैं। क्वांटिटी कहलाती है 1 2 3 4 10 तक ले लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कुल परिवर्तनशील लागत 10 18 24 ऐसे बढ़ती हुई जाती है। टोटल फिक्स कॉस्ट स्थिर रहती है, ये नहीं बदलती। टोटल कॉस्ट 20 28 34 ये बढ़ती जा रही है। एवरेज कॉस्ट वैल्यू 10 9 शुरू में बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी ऐसे चलती है। फिर ATC 20 14 11 ये पहले बढ़ी फिर घटती गई, लास्ट में थोड़ी बढ़ी। ऐसी मार्जिनल कॉस्ट 10 8 6 4 6 8 10 12 14 16 हो जाती है। ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी 5 3.33 2.5 2 1.6 1.42 1.25 1.11 और 1.10 होती है। ये एक टेबल है जिसके अंदर हमें ये शो करते हैं कि किस क्वांटिटी पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट रहती है। यह ग्राफ के द्वारा अगर हम समझें तो लागत OY एक्सिस पे है और क्वांटिटी OX पर है, और बीच में जो समानांतर रेखा जाती है उसे टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं, यानी वो नहीं बदलती। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट नीचे से ऊपर की तरफ यानी बाएं से दाएं की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है। ऐसे सेकंड में जो मार्जिनेबल कॉस्ट है ATC है ABC है, ये U के आकार के वक्र है, और AFC नीचे बाएं से दाएं की ओर जा रहा है। ये मात्रा और लागत को दिखाता है। अब आता है अल्पकालीन लागतों के पारस्परिक संबंध। कुल लागत वक्र तथा परिवर्तित लागत वक्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं तथा बीच की लंबवत दूरी बंधी लागत के समान होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट वक्र X अक्ष के समांतर होता है, जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट वक्र टोटल कॉस्ट के समांतर होता है। उत्पादन स्तर में वृद्धि के साथ औसत बंधी लागत 1 व औसत वक्र के बीच का अंतर बढ़ता चला जाता है। इसके विपरीत औसत परिवर्तित लागत वक्र व औसत वक्र के बीच में जो अंतर में उत्पादन वृद्धि के साथ कमी आती है, किंतु इनके वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब आता है सीमांत लागत तथा औसत परिवर्तित लागत में संबंध। MC छोटा होता है ABC से और ABC।
से घटता है। जब MC बराबर होता है ABC न्यूनतम स्थिर होता है। जब MC बड़ा होता है ABC से ABC बढ़ता है। सीमांत लागत तथा औसत लागत में संबंध। जब MC छोटा है AC और AC घटता है। जब MC बड़ा होता है AC और AC न्यूनतम स्थिर होता है। जब MC बड़ा होता है AC यानी AC बढ़ता है। यानी मार्जिनल मैक्सिमम कॉस्ट जब छोटी होती है तो एवरेज कॉस्ट घटती है। जब मैक्सिमम कॉस्ट बराबर होती है AC की तो AC न्यूनतम और स्थिर होता है। जब MC बड़ा होता है तो AC बढ़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। यदि कोई बात समझ में ना आए तो आप कॉल करके पूछ लेना। इस वीडियो को 1-2 बार देख के इसको अपनी नोटबुक पे करना है। ठीक है, ये आपका लेसन नंबर 3 है। ओके।